पहले सीजेआई ने शराबबंदी कानून पर किया वार। Lack of foresight in legislating can directly result in clogging of courts. For example, the introduction of Bihar Prohibition Act in 2016 resulted in the High Court being clogged with bail applications. Because of this, a simple bail application takes 1 year to be disposed. अब शराबबंदी पर बिहार सरकार को सुप्रीम फटकार। अदालतों में लग रहा है शराबबंदी के मामलों का अंबार। शराबबंदी के कारण बाकी मामलों का बढ़ रहा है इंतजार। आरोपियों की जमानत के खिलाफ याचिकाओं को सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शराबबंदी पर सुप्रीम फटकार। जी हां, शराबबंदी पर सुप्रीम फटकार। सबसे पहले यही खबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है शराबबंदी कानून को लेकर, और ये पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन ने इससे पहले एक समारोह में टिप्पणी भी की थी और शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का उदाहरण बताते हुए कहा था कि इस तरह के कानून से मुकदमेबाजी बढ़ती है और लंबित मामले होते हैं, अदालतों पर बोझ बढ़ता है। अब मंगलवार को जब राज्य सरकार गई शराबबंदी मामले में जमानत लिए गए आरोपियों की जमानत खारिज करवाने की अपील लेकर, तो उस अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी कानून से अदालतों का दम घुट रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी न्यायपालिका शराबबंदी कानून की सुनवाई में ही लग जाती है और बाकी मामलों की सुनवाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक साल एक जमानत के मामले में लग जाते हैं। सवाल यह है कि शराबबंदी कानून को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि इससे न्यायालयों पर बोझ बढ़ रहे हैं, तो क्या इसके लिए सरकार के पास कोई रास्ता है, या फिर कानून पारित कर देने भर से शराबबंदी लागू हो जाएगी और मान लिया जाएगा कि शराबबंदी कानून लागू है, भले ही लोग पकड़े भी जाएं और जमानत पर रिहा भी हो जाएं और कानून का कोई खौफ न रहे। में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए, मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार कितने सख्त हैं, उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल ही में समाज सुधार यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने 2 टूक कहा था, शराब पीनी है तो मत आइए बिहार। लेकिन सवाल है कि क्या सीएम नीतीश कुमार की ये सख्ती अदालतों पर भारी पड़ रही है? क्या शराबबंदी कानून के कारण अदालतों पर मामलों के बोझ बढ़ते जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को क्या कहा है बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने हाल ही में शराबबंदी कानून को कैसे अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया था, जिसके कारण अदालतों में एक साधारण जमानत के मामले की सुनवाई में 1 साल लग जाते हैं। Lack of foresight in legislating can directly result in clogging of courts. For example, the introduction of Bihar Prohibition Act in 2016 resulted in the High Court being clogged with bail applications. Because of this, a simple bail application takes 1 year to be disposed. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी के चंद दिनों बाद ही मंगलवार यानी 11 जनवरी को फिर से मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में बेंच ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल बिहार सरकार शराबबंदी के आरोपियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। जमानत के खिलाफ 40 अपील लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन बिहार सरकार की सभी 40 अपीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष कुमार ने दलीलें दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खूब फटकार लगाई।
बिहार सरकार की ओर से दलील दी गई थी, आरोपी से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत जमानत आदेश पारित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, आप जानते हैं कि इस कानून ने पटना हाईकोर्ट के कामकाज में कितना प्रभाव डाला है और वहां एक मामले को सूचीबद्ध करने में 1 साल लग रहा है और सभी अदालतें शराब की जमानत याचिकाओं से भरी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के 14 से 15 न्यायाधीश हर दिन इन जमानत मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और कोई अन्य मामला नहीं उठाया जा पा रहा है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया, शिकायत यह है कि हाईकोर्ट ने कानून के गंभीर उल्लंघन में शामिल आरोपियों को बिना कारण बताए जमानत दे दी है, जबकि कानून में 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसके तहत गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। हमारी समस्या यह है कि शराब के मामलों में उच्च न्यायालय की ओर से लगातार जेल में बिताए गए कुछ समय के आधार पर जमानत के आदेश पारित किए जा रहे हैं। इस तर्क पर सीजेआई एनवी रमना ने टिप्पणी की, तो आपके हिसाब से हमें सिर्फ इसलिए जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपने कानून बना दिया है। पीठ ने तब हत्या पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान का हवाला दिया और कहा कि जमानत और कभी कभी इन मामलों में अदालतों की ओर से अग्रिम जमानत भी दी जाती है। पहले सीजेआई ने शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया और अब तल्ख टिप्पणी की। ऐसे में सवाल है कि बिहार, जहां पहले से ही कई मामलों में सुनवाई में दशकों लग जाते हैं और इंसाफ मिलने में देरी होती है, वहां क्या शराबबंदी कानून अदालतों का बोझ बढ़ाकर आम आदमी को इंसाफ मिलने की राह में रोड़ा बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो हमने आंकड़ों की पड़ताल की, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आप देखिएगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे, शराबबंदी लागू होने के बाद कैसे मामले लंबित होते गए। बिहार में शराबबंदी अप्रैल 2016 में लागू हुई। बिहार पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर 2021 तक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क कानून के तहत 3,48,170 मामले दर्ज किए गए और 4,01,855 गिरफ्तारियां की गई और ऐसे मामलों में लगभग 20,000 जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट या जिला अदालतों में अभी भी लंबित हैं। अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े 2 लाख से भी अधिक मामले संज्ञान में आए हैं, लेकिन 65% मामलों का ही ट्रायल शुरू हो पाया है। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के मुताबिक दिसंबर तक करीब 1,08,000 मामलों का ही ट्रायल शुरू हुआ, जबकि 94,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जिनका ट्रायल लंबित है। पिछले 5 सालों में महज 1,636 कांडों का ही ट्रायल पूरा हो पाया है। सोचिए, 1,636, सिर्फ इतने ही मामलों का ट्रायल हुआ है, जबकि लाखों में मामला है। 1,019 मामलों में सजा सुनाई गई है, जबकि 610 मामलों में आरोपी दोष मुक्त सिद्ध हुए हैं। पूरे राज्य में 1,37,643 केस ऐसे हैं जो संज्ञान के स्तर पर लंबित हैं। इसमें सर्वाधिक मामले पटना के हैं। पटना में पुलिस के 33,268, जबकि उत्पाद टीम के 5,240 केसों में संज्ञान ही नहीं लिया गया अभी तक। मुजफ्फरपुर में भी 10,000 मामले संज्ञान नहीं लिए गए, 10,000 से अधिक। सारण में 8,000 से अधिक, जबकि गया में 6,800 से अधिक मामले संज्ञान की प्रतीक्षा में हैं। अंदाजा लगाइए कि हालात है क्या। और गिरफ्तारियां तो होती हैं, लेकिन उन गिरफ्तारियों के बाद क्या होता होगा ये आप सोच सकते हैं। मामला चलता रहता है। जेल में, बिहार के जेलों में 69,000 सिर्फ कैदी रह सकते हैं और गिरफ्तारियां 4 लाख से ज्यादा। एक अनुमान के मुताबिक अभी 70,000 कैदी बंद हैं, उनमें 25,000 से ज्यादा कैदी शराबबंदी मामले से जुड़े हैं, तो बाकी कहां गए? जाहिर है गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूट गए। तो फिर ऐसे कानून का क्या मतलब? जब कानून का खौफ ही नहीं रहेगा, लोगों को लगेगा कि भाई उन्हें तो गिरफ्तार किया जाएगा और वो छूट जाएंगे आराम से। इसलिए शायद शराबबंदी लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि गिरफ्तारी तो होती है, सजा नहीं होती है, जेल नहीं जाते हैं। और उल्टा असर ये हो रहा है कि पहले से ही जो लंबित मामले हैं बिहार में, वो और लंबित होते जा रहे हैं और दशकों तक, 10 सालों तक लोगों को इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। जरा देखिए ये भी आंकड़े। बिहार में 34 लाख मामले न्यायालय में लंबित हैं। और हाल ही में ये राज्यसभा सांसद और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में ये बताया है, ये आंकड़ा कहीं और से नहीं, राज्यसभा में कानून मंत्री ने बताया है देश में, कि बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में 5 लाख से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो 10 सालों से ज्यादा समय से लंबित हैं। सोचिए, 10 सालों से 5 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें 4,38,000 क्रिमिनल और 63,241 सिविल मामले हैं।
हाईकोर्ट में 10 साल से पुराने मामले 26,274 ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में 7,25,000 और हाई कोर्ट में 27,228 मामले ऐसे हैं जो 5 से 10 साल से लंबित हैं। 5 साल से कम के लंबित मामलों की संख्या भी है। अधीनस्थ न्यायालय में 21,46,000 और हाई कोर्ट में 1,73,000 ऐसे केस हैं जो 5 साल से कम लंबित हैं। 10 दिसंबर 2021 तक कुल लंबित मामलों की संख्या हाई कोर्ट में 2,27,000 है और अधीनस्थ न्यायालयों में 33,73,000 है। कानून मंत्री ने यह बताया भी था कि बिहार के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 554 पद रिक्त हैं। युवाओं की संख्या मामले में नंबर 1 है बिहार। 57.2% युवाओं के साथ सबसे युवा है बिहार। रोजगार की तलाश में अव्वल बिहार के युवा बेरोजगार। 5 सालों में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी की 4 गुनी रफ्तार। 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली, फिर भी हैं बेरोजगार। एक बहाली पूरा करवाने में 3 से 4 साल हो जाते हैं पार। युवा दिवस पर बिहार के युवाओं की एक ही पुकार, युवा बिहार कब तक रहेगा बेरोजगार। शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट फटकार। दूसरी तरफ खबर ये कि युवा बिहार कब तक बेरोजगार, और ये सवाल इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती, और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नेताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल तो चढ़ाए, श्रद्धांजलि दी, लेकिन शायद भूल गए कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो क्या उन युवाओं की आवाज, उन युवाओं की मांग कोई सुनने को तैयार नहीं है? तो फिर ऐसे में ये झूठी श्रद्धांजलि ही होगी स्वामी विवेकानंद को, अगर हम युवाओं की आवाज नहीं सुने, युवाओं को बेरोजगार छोड़ दें। लेकिन अब बात सपाट में आज हमने उन युवाओं की बात उठाई है। बिहार में उन युवाओं की स्थिति क्या है जरा समझिए। देश का सबसे युवा राज्य है बिहार। 57.2% आबादी 25 साल से कम उम्र के हैं। सबसे युवा राज्य बिहार है देश का, और 57.2% आबादी 25 से कम उम्र की है। देश में आधी से अधिक आबादी 25 साल या उससे अधिक उम्र की है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SARS की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 57.4% पुरुष और 56.9% महिलाओं की उम्र 25 साल से कम है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर झारखंड है। लेकिन विडंबना देखिए कि युवा राज्य होने के बाद भी बेरोजगारों की यहां भरमार है। रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा देश में बिहार के युवा बेरोजगार ही हैं, और इसका खुलासा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से हुआ है। दरअसल इस पोर्टल पर रोजगार मांगने वालों में सबसे अधिक संख्या बिहार के युवाओं की है, यानी बिहार के युवा रोजगार मांगने में सबसे आगे हैं। NCS पोर्टल पर पंजीकृत रजिस्टर्ड बिहार के बेरोजगारों में सबसे अधिक प्रतिशत 18 साल से कम उम्र वालों की है। संख्या के आधार पर रोजगार मांगने वालों की संख्या सबसे अधिक 25 से 34 साल वाले युवा हैं। बिहार में 31 दिसंबर तक कुल 13,60,952 युवाओं ने NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इन रजिस्टर्ड युवाओं में 19 लाख से ज्यादा पुरुष तो लगभग 3 लाख महिलाएं हैं। CMI की जनवरी-अप्रैल 2021 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बिहार में बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स झेल रहे हैं। राज्य के 34.3% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। वहीं 10वीं से 12वीं पास वाले 18.5% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। बिहार में बेरोजगारी दर 16% है, जो जनवरी 2016 के मुकाबले 4 गुनी है, यानी 5 सालों में 4 गुनी बढ़ गई बेरोजगारी दर। तो क्या बेरोजगार युवाओं के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं? अब सवाल है कि बेरोजगारों पर ध्यान देने वाला कोई है? जरूर है। चुनाव के वक्त लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं हर पार्टी की तरफ से, इतने लाख रोजगार देंगे, इतने लाख नौकरियां देंगे। लेकिन जब बात नौकरियों की होती है, बहाली की होती है, तो कैसे सिस्टम सुस्त कर दिया जाता है, सिस्टम की रफ्तार बहुत धीमी कर दी जाती है। इसकी बानगी है, आपको हम आज दिखाते हैं। शिक्षक बहाली, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कितनी सुस्त रफ्तार से चली और इस कारण कितने बेरोजगार अभी भी हैं, ये समझिए। जबकि पदों की संख्या भरपूर है, नौकरियों की कमी नहीं है। वर्तमान में खाली पदों की संख्या 3,15,778 हैं। शिक्षकों के पद 3 लाख से ज्यादा खाली हैं, फिर भी युवा बेरोजगार हैं। वर्तमान में
3,15,778 पद खाली हैं, ये बिहार विधानसभा में सरकार ने कहा। लेकिन बिहार में साल 2015 के बाद से शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हुई। साल 2011 से अभ्यर्थी टीईटी पास करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। टीईटी पास करके, टीईटी पास युवाओं ने आंदोलन किया, तब जाकर सरकार की नींद खुली। तो साल 2019 में बिहार सरकार 94,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकालती है। 2019 जुलाई में इस भर्ती की अधिसूचना जारी की गई थी। 2019 के मध्य दिसंबर तक नियुक्ति पत्र बांट देना था। सोचिए, ये नियुक्ति 2019 में हो जानी थी, लेकिन 3 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिला है। इन 3 सालों में कोर्ट केस और विवादों के कारण भर्ती प्रक्रिया अटकी रही। साल 2021 में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फिर रुक गई। जुलाई 2021 तक 38,000 शिक्षकों का नियोजन हो गया था, काउंसलिंग की कर ली गई थी, लेकिन फिर उसके बाद पंचायत चुनाव के कारण प्रक्रिया रुक गई। सरकार की तरफ से कहा गया पंचायत चुनाव के बाद करेंगे। 38,000 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जिनका चयन हो गया था। अब पंचायत चुनाव के बाद 17 जनवरी से फिर से नियोजन शुरू होना है, जो तारीख का ऐलान किया गया है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के कारण फिर नियोजन प्रक्रिया बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने 25 फरवरी को सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का वादा किया है, लेकिन कोरोना को लेकर अगर मामला लटकता है तो फिर तारीख बढ़ सकती है, और यही हो रहा है। सवाल यह है कि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक बहाली क्यों नहीं? सियासी पार्टियों के कार्यक्रम हो सकते हैं, तो शिक्षक बहाली क्यों नहीं? आखिर कब तक बहाली के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ये सवाल। और कब तक युवा बिहार बेरोजगार रहेगा, ये सवाल। लेकिन इसी बिहार में बेरोजगारी की बात आपने देखी, शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार देखी, न्यायालयों में लंबित मामलों को लेकर आपने आंकड़े देखे। लेकिन इसी बिहार में पता नहीं अपराधियों पर नकेल कसने वाला ऐसा लग रहा कोई है नहीं। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सिवान से एक तो लगातार क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है, और सिवान से जो तस्वीर आई है वो ऐसा लगता है कि फिल्मी स्टाइल में अपराधी आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, हवाई फायरिंग करते हुए लोग हा हा करते रहते हैं, हल्ला मचाते रहते हैं, पुलिस बाद में लकीर पीटने पहुंचती है। सिवान से तस्वीर आई है, ब्रेक न्यूज पर। आप देख रहे हैं बात सपाट, और बात अब अपराधियों की, जिनकी बहार नजर आ रही है बिहार में। सिवान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए। सिवान की तस्वीर है। आपको लग रहा होगा फिल्मी स्टाइल में अपराधी भाग रहे हैं, कहीं कोई शूटिंग तो नहीं चल रही, लेकिन ये फिल्मी स्टाइल में अपराधी फायरिंग करके भागते हैं, सरेआम गोली चलाकर फरार हो जाते हैं, पुलिस लकीर पीटती रहती है। जामू थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर का मामला है। बाइक सवार अपराधियों ने बीजेपी नेता और पीडीएस लीडर जगन्नाथ प्रसाद को गोली मार दी और हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सामने आई तस्वीरों में बाइक से 2 अपराधी हथियार लहराते हुए फरार होते दिख रहे हैं, और उसके पीछे एक व्यक्ति टांगी लेकर दौड़ता है। तस्वीर एक बार फिर से देखिए। लेकिन हवाई फायरिंग के बाद वो डर से पीछे हट जाता है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक उपचार के बाद घायल को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल खड़े होते हैं कि क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं? कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। पुलिस कर क्या रही है? शराबबंदी को लेकर सख्ती बरतने का आदेश है, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगे हैं, बंदिशें हैं, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के लिए कोई नियम कायदे नहीं, कोई कर्फ्यू, कोई बंदिशें नहीं, और जब मर्जी आते हैं अपराधी किसी को मारकर फरार हो जाते हैं। तो पुलिस कर क्या रही है? पुलिस पर ही हमला हो रहा है। सोचिए, अपराधी फरार हो जा रहे हैं गोली मारकर, और पुलिस
अपने आप को बचा रही है। राजधानी पटना में पुलिस टीम पर ही हमला हुआ। दरअसल पूरी घटना पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के चांगर मोड़ के पास बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नालंदा के नगर नौसा थाने की पुलिस एक शातिर ठग को पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो रामकृष्ण नगर में छिपा हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कागजी कार्रवाई के बाद नगर नौसा ले जाने लगे, लेकिन चांगड़ मोड़ के पास घात लगाए ठग के परिजनों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में नगर नौसा थाने के एएसआई का सर फट गया और मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। इसी दौरान मौके पर मौजूद ठग के परिजनों ने शातिर ठग अशोक को पुलिस की गाड़ी से निकालकर भगा दिया। फिलहाल घायल एएसआई का प्रारंभिक इलाज पटना के निजी अस्पताल में करवाकर पुलिस ने गिरफ्त से भागने वाले शातिर की खोजबीन तेज कर दी। 7/22 उसी केस में हम गिरफ्तारी के लिए रामकृष्णा नगर आए थे। पता चला था कि यहाँ लोग छिप के रह रहा है। हम आए थे, हम लोग फोर्स लेकर, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको गिरफ्तार करके हम लोग लेके आए रामकृष्णा नगर थाना में। वहाँ से हम लोग अब एंट्री वगैरह करा करके हम लोग जैसे ही इसको नगर नौसा थाने के लिए ले करके चले और जैसे ही मोड़ पर पहुँचे तो उसकी पत्नी। चलिए रुक करते हैं झारखंड का। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए झारखंड के हर जिले में पीएसए प्लांट की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 पीएसए प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। पीएसए प्लांट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी जिलों में पीएसए प्लांट लगाए जा चुके हैं। पूरे राज्य में 25,000 बेड की व्यवस्था की गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों का इलाज हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है, इसके लिए हर समय तैयार रहना होगा। इस संक्रमण में अपने आप को पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में तैयार रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में राज्य में मतलब हाईटेक हमारे टेस्टिंग सेंटर भी हम लोगों ने स्थापित किए। कोबास जैसे बड़े मशीनों को भी हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ सैनिटाइज करना या और भी तरीके के जो स्टेप है, ये स्टेप उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात बदलते मौसम की। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और तस्वीरें ठंड के महीने में किसी हिल स्टेशन का याद दिला रही हैं। ये तस्वीर देखिए, रांची की तस्वीर है। दिन में ही सड़कें जबरदस्त ओलावृष्टि के चलते सफेद चादरों जैसी लगने लगी। शहर के कांके इलाके में आधे घंटे से ज्यादा झमाझम बारिश तो हुई, साथ ही जमकर ओले भी पड़े। ओलावृष्टि होने से कांके चौक, बिरसा एग्रीकल्चर सहित कई जगहों पर बर्फ की चादर बन गई। इस दौरान लोगों ने भी मौसम का भरपूर मजा लिया और कश्मीर की फिजाओं का मजा लेते हुए बर्फ से खेलते नजर आए। कांके चौक शिव मंदिर प्रांगण है और यहाँ पे आज बर्फबारी देखकर हम लोग को शिमला का जो जाने की जरूरत, इसी को देख के हम लोग को नहीं लग रहा कि शिमला हम लोग जाएंगे कभी। और बिहार में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी पटना में बूंदाबांदी हो रही है। पटना के अलावा भी कई जिलों में बारिश हो रही है, तो वहीं दानापुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती परिसंचरण बिहार और झारखंड में पड़ रहा है, साथ ही बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी विक्षोभ भी बिहार के मौसम को इफेक्ट कर रहा है। दिन और रात का तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं औरंगाबाद में भी बारिश और ओले ने ठंड बढ़ा दी है। जिले के कई जगहों पर जमकर बारिश हुई और ओले भी पड़े। तस्वीर देखिए, हालांकि शहरी क्षेत्र में बारिश और ओले का प्रभाव कम दिखा, लेकिन देव के इलाके में कुछ ही देर की बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाया। लोगों ने बताया कि अपने जीवन में बारिश और तूफान को जरूर देखा, लेकिन इस प्रकार की ओलों की बारिश पहली बार देखी। ये देखिए आज मेरे देव में क्या पत्थर पड़ा है। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।